नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर ममता शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय जैसलमेर से। आज हम व्याकरण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु को पढ़ने जा रहे हैं। नाम है समास। लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जहाँ जहाँ व्याकरण पाठ्यक्रम में है वहाँ समास आपको अवश्य मिलेगा। वैसे तो विद्यार्थियों द्वारा इसको आसान सा बिंदु समझने की भूल की जाती है, परंतु जब परीक्षा में इसके संबंध में जो उदाहरणों की श्रृंखला सामने आती है तो बिना इस संप्रत्यय को समझे बिना उन उदाहरणों का अर्थ निकाल पाना या उनका विग्रह कर देना या समास की पहचान कर पाना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो आइए चलते हैं महत्वपूर्ण बिंदु समास की ओर। सबसे पहले तो आप इस शब्द के विग्रह को समझ लीजिए। सम धन आस यानी समास। सम और आस का जो जोड़ है वो समास कहला रहा है, जिसका अर्थ है दो शब्दों को पास पास रख देना, पास पास बैठा देना, यानी दो शब्दों का मेल। संप्रत्यय संधि से बहुत ही मिलता जुलता होता है, परंतु आपको ये ध्यान रखना होगा कि संधि जो है उसमें वर्णों का मेल है और यहाँ पर शब्दों का मेल है। परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों या प्रत्ययों को लुप्त करके उनको पास पास लाकर बैठा देना और इस प्रकार जो नवीन शब्द बने वह शब्द जो है वो कहलाएगा समस्त पद या सामासिक पद। और ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाएगी? समास। यानी संक्षेप में यदि कहें तो दो शब्दों का मेल समास कहलाता है। और जहाँ तक इनके विग्रह की बात है तो जिन पदों को आपने लुप्त किया है उन लुप्त पदों को पुनः यथास्थान रख देना या लुप्त पदों को इस प्रकार रखना कि उस पद का अर्थ स्पष्ट हो जाए, वह इसका विग्रह कहलाएगा। कोई भी भाषा अपने में कुछ ऐसा कौशल विकसित करती है कि वह कम शब्दों में अधिक अर्थ को व्यक्त कर सके। यानी शब्द प्रयोग में संक्षिप्तता की प्रवृत्ति प्रत्येक भाषा में होती है और यही संक्षिप्तता की प्रवृत्ति जो है वह समास के उदय का कारण बनी। अब हम इस बात को समझेंगे कि संक्षिप्तता की प्रक्रिया किस किस प्रकार से हो सकती है। ये शब्दों की संक्षिप्तता की प्रक्रिया या जो सामासिक प्रक्रिया जिसे हम कहते हैं, ये दो प्रकार से चलती है। एक तो हम क्या करते हैं, उनके बीच के विभक्ति चिन्हों को या पदों को या यूं कहें वाक्यांशों को लुप्त कर देते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया गया है माता और पिता। इसको हम समास बना करके कैसे प्रस्तुत करेंगे? माता पिता। यानी माता पिता, माता के और पिता के बीच में जो योजक चिन्ह लगाया है और ये जो पूरा पद बनाया है ये सामासिक पद कहलाएगा। माता पिता पद और माता और पिता पद आपस में एक ही अर्थ को देता है। यानी हमने उसको संक्षिप्त किया परंतु उसके अर्थ के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। दूसरी बात, दूसरी स्थिति क्या होती है कि हम पूर्व में प्रचलित शब्दों के माध्यम से ही नवीन अर्थ देने का प्रयास करते हैं। यानी कोई नई बात कहनी है तो उसके लिए नवीन शब्द का प्रयोग न करके पुराने पूर्व में प्रचलित शब्दों का ही प्रयोग करके हम नवीन अर्थ देने वाले पद को बनाते हैं। जैसे लंबा है उधर जिसका, यदि हमें ऐसा कहना है, इतनी लंबी बात कहनी है, यानी गणेश जी की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास लंबा शब्द है और उदर शब्द है, दोनों को मिला करके हमने जो शब्द बनाया वो बना लंबोदर। यानी लंबोदर शब्द मात्र को कहने से ही गणेश शब्द की प्रतीति हो जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम दो प्रकार से हम इस समास बनाने की या समस्त पद बनाने की प्रक्रिया को अपनाते हैं। एक, शब्दों को संक्षिप्त करके किस प्रकार से संक्षिप्त करेंगे? बीच के पदों को लुप्त कर देंगे, कारक के विभक्ति चिन्हों को लुप्त कर देंगे, या फिर पूर्व में प्राप्त या पूर्व में प्रचलित शब्दों के द्वारा ही नवीन अर्थ देने वाले शब्द का निर्माण करेंगे। अब यहाँ पर यह समस्या आती है कि संधि से किस प्रकार भिन्न है। कभी कभी परीक्षाओं में या यूं कहें इंटरव्यूज में भी कभी पूछा जाता है किसी शब्द को देकर के, बताइए इसमें संधि है और समास है, तो हमें ये शब्द को देखना पड़ेगा। अब मैंने यहाँ पर ऐसा ही आपके सामने उदाहरण लिया है जो अक्सर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं इस तरह के, यानी कि जो आपका अंतिम समास है बहुव्रीहि समास, उसके पदों को अक्सर पूछा जाता है, इसीलिए उदाहरण लिया है मैंने आपके सामने लंबोदर। अब यदि इस के ये समास के बारे में पूछा जाए तो इसमें समास भी है और संधि भी है। कैसे? लंबोदर को जब हम विच्छेद करते हैं लंब धन उदर से
तो लंब में ब का अंतिम वर्ण क्या हो गया? अ। और अगला जो पद है उधर, उसका प्रथम वर्ण क्या हो गया? उ। दोनों मिलकर क्या बन गए? ओ, यानी लंबोदर। यहाँ पर वर्ण विकार की स्थिति है, देखिए, है ना। ये संधि जो है वो ध्वनि के स्तर की प्रक्रिया है और समास जो है वो शब्द के स्तर की प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं जब अपने विच्छेद किया तो वर्ण विकार हुआ, परिवर्तन हुआ, लेकिन जब इसका अपन समास विग्रह करते हैं तो देखिए, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश, है ना। तो यहाँ पर वर्ण विकार की स्थिति नहीं है। तृतीय अर्थ देने वाला समास यहाँ पर बताया जा रहा है। तो आप ये देखेंगे कि जहाँ संधि में विच्छेद होता है वहीं समास में विग्रह की प्रक्रिया होती है और विग्रह में कभी भी वर्ण विकार नहीं आएगा। तो यदि आपसे ये पूछा जाए कि इस शब्द में संधि है या समास, तो आपका उत्तर स्पष्ट होना चाहिए कि सर यहाँ पर संधि और समास दोनों है। यदि हम इसका विच्छेद लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश के हिसाब से करते हैं तो यह समास विग्रह हो गया, और यदि हम इसका विच्छेद लंब धन उदर प्रकार से करते हैं तो यहाँ पर संधि हो गया। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जहाँ जहाँ समास हो वहाँ संधि भी हो, और समास और संधि की अवधारणा को एक ही करके देखा जाए, ये जरूरी नहीं। दोनों अवधारणाएं अलग अलग है। एक ध्वनि के स्तर की प्रक्रिया है, उसमें ध्वनिगत परिवर्तन होता है, जबकि समास जो है वो शब्द स्तर की प्रक्रिया है। इसमें दो शब्दों को मिलाया जाता है और विग्रह में उन्हीं शब्दों को अलग अलग करके रख दिया जाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं इसके भेद प्रभेद की ओर। समास के भेद वैसे तो अगर संख्यात्मक रूप से आपसे किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाएं कि समास के भेद कितने होते हैं और ऑप्शन में आपके पास 1, 2, 3, 4 हो तो आपको 4 पे टिक करना है, और यदि ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिए 4, 5, 6 और 7 तो आपको 6 पे टिक करना है, क्योंकि संख्यात्मक रूप से तो समास 6 ही होते हैं, परंतु यदि हम उनका वर्गीकरण पद की प्रधानता के आधार पर करें तो यह वर्गीकरण 4 ही प्रकार से किया जा सकता है। यानी पद की प्रधानता के आधार पर समास जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। अब सबसे पहले तो आप ये समझें कि पद की प्रधानता क्या होती है। हमने यहाँ पढ़ा कि 2 शब्दों का मेल है, ठीक है। अब इसमें प्रधान कौन सा पद है? पहला है, दूसरा है, दोनों है, या दोनों में से कोई भी नहीं है? इसके आधार पर हमने इसके भेद किए। प्रधानता से तात्पर्य है वह पद जो पूरे पद का, पूरे शब्द का अर्थ निर्धारित करे, यानी उस पर निर्भर हो कि शब्द का अर्थ क्या लगाया जाएगा, उस पर तय होगा कि यहाँ पर कौन सा समास बैठता है। अब यदि पूर्व पद प्रधान है तो यहाँ पर समास हो गया अव्ययभाव समास। 4 ही प्रकार की प्रधानताएं हो सकती है। जब 2 ही पद है तो या तो पूर्व पद प्रधान होगा, या उत्तर पद प्रधान होगा, या दोनों ही प्रधान होंगे, या कोई भी पद प्रधान न हो, कोई अन्य ही अर्थ निकले जो उन मूल शब्दों जिनका प्रयोग किया गया है उनसे अलग हो। तो इस आधार पर मोटे मोटे रूप से 4 भेद बनते हैं। जो पूर्व पद प्रधान हो जहां पर है वहां है अव्ययभाव समास। उत्तर पद प्रधान जहां है वहां तत्पुरुष समास है, और तत्पुरुष समास के ही 2 अन्य भेद हम करते हैं, द्विगु समास और कर्मधारय समास। क्यों करते हैं? क्योंकि द्विगु समास और कर्मधारय समास अपनी भाषिक संरचना में दोनों ही तत्पुरुष के समान हैं। इसलिए हम जब तत्पुरुष समास को पढ़ते हैं तो उसके 2 अन्य भेदों के रूप में द्विगु और कर्मधारय समास को पढ़ते हैं। तीसरा है जहाँ दोनों पद प्रधान हो, यानी पूर्व भी प्रधान है और उत्तर भी प्रधान है, दोनों ही मिल करके एक अर्थ को बनाते हैं, वहाँ है द्वंद्व समास। चौथा है जहाँ पर दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं है और कोई तीसरा अर्थ निकल रहा है जिसका कि उन मूल पदों से जिनका प्रयोग किया गया है कोई लेना देना नहीं है, मूल शब्दों से भिन्न है, वहां पर है बहुव्रीहि समास। अब आते हैं इसके प्रथम भेद अव्ययी भाव समास की ओर। अब अव्यय भाव समास कहाँ होता है? जहाँ या तो प्रथम पद अव्यय हो। अब अव्यय का मतलब भी समझिए आप। अव्यय, व्यय यानी खर्च, यानी कि जो खर्च ना हो, जो बदले नहीं, जो परिवर्तित ना हो, जिसका स्वरूप हमेशा एक सा रहे, वह अव्यय है। तो यहाँ पर प्रथम पद अव्यय होगा या उपसर्ग होगा। हमारे हिंदी के सभी उपसर्ग जो हैं वह अव्यय के समान ही प्रतीत होते हैं, अव्यय जैसे ही हैं। और
दोनों मिलकर के क्या होगा, पूरा पद अव्यय का जैसा भाव देगा। यानी प्रथम पद अव्यय होगा या उपसर्ग होगा तथा पूरा पद अव्यय हो जाएगा उसका जुड़ने से। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि पद की प्रधानता नहीं अपितु समास में शब्द का स्थान या शब्द की भूमिका तय करेगी कि यहाँ पर समास कौन सा है। क्योंकि अव्ययभाव समास में आप इस परिभाषा को रूढ़ बना लेते हैं और जैसे ही उदाहरण आपके सामने आता है वहाँ पर आप कहेंगे कि ये तो प्रथम पद अव्यय बन ही नहीं रहा या पूरा पद ही अव्यय नहीं बन रहा। तो यहाँ पर समझिए इस चीज़ को कि अव्ययभाव समास में संभव है कि पहला पद प्रधान न हो, दोनों ही पद प्रधान न हो, बल्कि कोई भी पद अव्यय भी ना हो और सारा पद अव्यय का भाव रखता हो। ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी होगी क्योंकि यहाँ पर समास के विभाजन का आधार जो है वो पूर्व पद या उत्तर पद के आधार पर नहीं बल्कि शब्दों के आपसी संबंध के आधार पर तय होगा। जब उदाहरणों की चर्चा करेंगे तो इस बात की भी चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हो सकता है ऐसा। पहले तो आप ये समझिए कि प्रथम पद अव्यय या उपसर्ग कौन कौन से हैं जो ज़्यादातर प्रयोग में लाए जाते हैं। देखिए, प्रति, यथा, यावत, आ, अनु, बे, निर, ना, वी, दर, ला, अन, अति, नि, स, नि, हर इत्ते प्रकार के उपसर्ग तथा अव्यय काम में लाए जाते हैं। और इसके जो दूसरा प्रकार है यानी अव्ययभाव समास के भी हमने दो प्रकार किए हैं, जहाँ प्रथम पद अव्यय है या उपसर्ग है और दूसरा इसका प्रकार क्या है जहाँ प्रथम पद नामपद है। यानी कि उस स्थिति में प्रथम पद या पूर्व पद जो है वह अव्यय या उपसर्ग न होकर के संज्ञा या विशेषण होगा। जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपको इस परिभाषा को रूढ़ नहीं बनाना है। देखिए, इसके अपवाद कई बार परीक्षा में आए हैं। जैसे प्रतिध्वनि शब्द है, ये प्रतिध्वनि अव्ययभाव समास का उदाहरण है। अब देखिए, अव्ययभाव समास का उदाहरण होते हुए भी इसका स्वरूप बदल रहा है, प्रतिध्वनियों प्रतिध्वनियां हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था अव्यय तो वहाँ है जहाँ लिंग, वचन, काल, वाच्य आदि में जहाँ शब्द अपना स्वरूप परिवर्तित ना करे, पूरा पद अव्यय होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो अपना स्वरूप परिवर्तित कर रहा है। तो ऐसे कुछ अपवाद हिंदी में मिल रहे हैं। देखिए, प्रतिध्वनियां जैसे प्रतिस्पर्धा है, प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब का प्रतिबिंबों हो जाता है, प्रतियोगिता का प्रतियोगिताएं हो जाता है, प्रतिस्पर्धा का प्रतिस्पर्धाओं हो जाता है। तो इस तरह के अपवाद भी इस जगह पाए जाते हैं। तो आपको इसको पूरे का रूढ़ नहीं बनाना है, आपको इसको ध्यान में रखना है कि दोनों पदों का आपस में संबंध क्या है। या तो उपसर्ग है प्रथम पद, या अव्यय है प्रथम पद, या पूरा पद अव्यय है। इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना होगा क्योंकि उपसर्ग लगा करके या अव्यय लगा के दोनों में ही एक नवीन शब्द बन रहा है और नवीन शब्द जो है वो उस अव्यय या उपसर्ग से कुछ भिन्न अर्थ देता है, अपनी स्वतंत्र भूमिका निभाता है, या यूं कहें उस अर्थ को पूरी तरीके से बदल करके रख देता है और स्वयं अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। दूसरा जो इसका भेद है जिसमें लिखा गया है प्रथम पद नाम पद। प्रथम पद नाम पद का क्या तात्पर्य है? नाम पद समास में पहला पद अव्यय या उपसर्ग न होकर के या तो संज्ञा होगा या विशेषण होगा। तो हिंदी में ऐसे समासों का प्रयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है। यह उल्लेखनीय बात है कि संज्ञा या विशेषण शब्द अन्यत्र तो लिंग, वचन, कारक आदि में अपना रूप बदल लेते हैं, किंतु अव्ययभाव समास आने पर उनका रूप स्थिर रहता है। कैसे? उदाहरणों पे कुछ देखते हैं हम। स्क्रीन पर आपके सामने है अव्ययभाव समास के प्रथम भेद जो मैंने आपको कहा, जहाँ प्रथम पद अव्यय हो, उसके कुछ उदाहरण हैं। और ये वे उदाहरण हैं जो आज तक बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाओं में या स्नातक स्तर की परीक्षाओं में भी आए हैं। उन मुख्य मुख्य उदाहरणों को मैं आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पे शेयर कर रही हूँ और साथ में उसका विग्रह भी है। विग्रह करते समय आपको एक बात को ध्यान में रखना होगा। वो बात यह है कि हम विग्रह करते समय यथासंभव ज़्यादा से ज़्यादा उन शब्दों का ही प्रयोग करें जो कि समासिक पद में आए हैं। कम से कम उनके अंदर बदलाव करना है आपको और पूरे अर्थ की प्रतीति भी करवानी है। देखिए, प्रथम शब्द आया है यथास्थान, जो स्थान निर्धारित है। यथाशीघ्र यानी जितना शीघ्र हो सके। अब आप इसको अगर बदल के ऐसे लिखें जितना जल्दी हो सके तो आपका विग्रह गलत हो जाएगा। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। यथा विधि, जैसी विधि निर्धारित है। यथार्थ
जैसा वास्तव में अर्थ है। देखिए यहाँ पर आपको संधि भी समास भी दोनों मिलेगा। प्रतिक्षण, हर क्षण। अब यहाँ पर अगर आप हर पल कर देंगे तो गलत हो जाएगा। विग्रह करते समय कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा उन्हीं पदों का प्रयोग करें जो आपके समस्त पद यानी सामासिक पद में दिए गए हैं। आजन्म, जन्म से। देखिए आजन्म, आजीवन और आमरण बहुत बार पूछे गए हैं, मिलते जुलते से हैं, तो उनको थोड़ा गौर से देखें। आजन्म जो है वो जन्म से, जन्म भर नहीं है, जन्म से। आजीवन, ये है जन्म भर, कि उसने आजीवन संघर्ष किया, तो यानी जीवन भर लगातार उसका संघर्ष चलता ही रहा। वह आजन्म अपंग है, तो हम कह सकते हैं कि वो जन्म से अपंग है। अब यहाँ शब्द आया आमरण, यानी अब मरने से नहीं कर सकते हम, या मरने भर नहीं कर सकते। अब आमरण में हम मरने तक, क्योंकि वहाँ प्रक्रिया, वहाँ जीवन समाप्त हो रहा है, उससे आगे जीवन नहीं है। तो इन तीनों शब्दों में विग्रह की स्थिति बिल्कुल अलग अलग है। आजन्म में जन्म से है, आजीवन में जीवन भर है, और आमरण में मरण तक है। आकंठ, कंठ तक। भरसक, बहुत बार पूछा गया है। सक यानी होता है सामर्थ्य, यानी सक भर, सामर्थ्य भर, यानी जितनी सामर्थ्य हो। अवसर अनुसार, अवसर के अनुसार। नियोग, ठीक तरीके से योग। नीरव, अब रव की जगह अगर आप शब्द कर देंगे, यहाँ पे शब्द रहित या ध्वनि रहित कर देंगे तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा विग्रह में। नीरव है तो रव रहित ही लिखना है आपको। अतिरिक्त, रिक्त से अधिक। अनुकरण, यानी करण के अनुसार करना, जो करनीय है उसके अनुसार करना। अत्युत्तम, उत्तम से अधिक। प्रतिघात, घात के बदले घात। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जिनका आपको विग्रह के साथ अभ्यास करना होगा। यदि विग्रह के साथ आपने उनका अभ्यास नहीं किया है तो आपको खाली उदाहरण याद करने से परीक्षा के अंदर कोई भी लाभ नहीं होगा, क्योंकि बहुत बार सवाल जो बनता है वो या तो विग्रह के लिए बनता है, या विग्रह दिया और उससे शब्द पूछा, ऐसा बहुत कम हुआ है, और या फिर आपको शब्द दे दिया और कौन सा समास है ये पूछा गया। सर्वाधिक बार, सर्वाधिक प्रश्न जो बनते हैं वो इसी बात पे बनते हैं कि आपको एक उदाहरण दे दिया और आपको ये पूछा गया कि यहाँ पर कौन सा भेद ठहरता है। तो इन दोनों चीज़ों का आपको अभ्यास करना है, विग्रह का भी और इस बात का भी कि ये कौन सा समास है, इसकी पहचान आपको कैसे करनी है। देखिए अगली स्लाइड में जो उदाहरण है आपके सामने वो अव्ययभाव समास के जो दूसरा भेद हमने पढ़ा, जहाँ प्रथम पद नामपद है, नामपद यानी या तो संज्ञा है या विशेषण है, उसके उदाहरण आपके सामने हैं। घर घर, हर घर। अब आप यहाँ प्रत्येक घर लिख देंगे, प्रति घर लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। रातों रात, रात ही रात में। दिनों दिन, दिन के बाद दिन। एका एक, एक के तुरंत बाद एक, यानी अचानक। अगर आप उसको अर्थ स्पष्ट करेंगे तो अचानक हो जाएगा। विग्रह करना, अर्थ स्पष्ट करना दोनों अलग अलग बात है। जब हम किसी चीज का अर्थ स्पष्ट करने पर आते हैं तो हम सरल से सरल शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर जब आपको विग्रह करना है तो सामान्यतः उन्हीं शब्दों का प्रयोग करें जो समस्त पद के अंदर आए हैं। बीचों बीच, बीच के भी बीच में, यहाँ विग्रह की ही महत्ता है। ये शब्द ऐसे हैं जो बहुत भ्रमित करने वाले हैं, आप उसका अर्थ लगाने बैठेंगे तो विग्रह छूट जाएगा। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। धड़ाधड़, धड़ के बाद पुनः धड़ की आवाज, या कुशलता पूर्वक, कुशलता के साथ। इस तरह के बहुत सारे उदाहरण जो है जिनकी श्रृंखला बहुत लंबी है, आपको विग्रह के साथ अभ्यास करना होगा। जैसे भागम भाग, साफ साफ, साफ साफ का है साफ के बाद साफ। भागम भाग है भागने के बाद भागना, यानी लगातार भागते रहना। एक दौड़ हुई, खत्म हुई, उसके बाद दूसरी दौड़ शुरू होगी, कहते भागम भाग लगी पड़ी। इस तरह के बहुत सारे हिंदी की जो सामासिक प्रक्रिया है वो बहुत ही समृद्ध है, इसमें बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे। तो इनका आप अभ्यास करें, और अगले वीडियो में हम जो है इसके अन्य भेदों के बारे में पढ़ेंगे। इस संबंध में यदि कोई आपके मस्तिष्क में प्रश्न आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके उस प्रश्न को भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।